दिस इज एसोसिएशन। जब बॉन्ड जुड़ेगा तो नेगेटिव यानी एनर्जी रिलीज करेगा, जब टूटेगा तो उसको आपको एनर्जी देनी पड़ेगी। सही है। अब इसमें 4 मरतबा CH का बॉन्ड है। एग्जामिनर आपको यू C और H का बॉन्ड लिख के देगा और लिखेगा आगे के इसकी एनर्जी x किलो जूल पर मोल है। अब आपके मॉलिक्यूल में 4 मरतबा मौजूद है तो आप इसको मल्टीप्लाई करोगे 4 टाइम्स CH से। मान लो इसकी एनर्जी 200 थी तो ये 4 से मल्टीप्लाई होकर 800 हो जाएगी। मान लो 100 थी तो 400 हो जाएगी, 6 थी तो इस तरह से आप मल्टीप्लाई करके इसको आगे बढ़ाना शुरू कर दोगे। ठीक है, मेरी बात समझ आ गई। दिस इज नोन एज बॉन्ड एनर्जीज और बॉन्ड एंथैल्पीज। ये हमें आगे बहुत ज्यादा काम आने वाला है। इसके कुछ फैक्टर्स होते हैं, यानी कि जो फैक्टर्स होंगे कि बॉन्ड एनर्जीज का भी एक ट्रेंड होता है, कब बढ़ती है कब कम होती है। तो आप याद रखिएगा बॉन्ड एनर्जीज कार्बन, जैसे मैं कार्बन की एग्जांपल ले रहा हूँ, नेचर ऑफ बॉन्ड पे डिपेंड करती है। नंबर 1, अगर आपके पास सिंगल बॉन्ड है, फिर आपके पास डबल बॉन्ड है, फिर आपके पास ट्रिपल बॉन्ड है, तो देखो नीचे आते वक्त इसकी बॉन्ड लेंथ कम हो गई। अच्छा, बॉन्ड लेंथ क्या होता है सर? बॉन्ड लेंथ ये होता है कि जब आपका एक एटम दूसरे एटम से इक्विवेलेंटली बॉन्डेड हो, ये यहाँ का रेडियस और यहाँ का रेडियस, इन दोनों के दरमियान का जो डिस्टेंस होगा, ये कहलाता है मेटेलिक या आयोनिक बॉन्डिंग, क्योंकि इसके ऊपर एक प्लस और इसके ऊपर एक नेगेटिव का चार्ज होगा। जो कोवेलेंट रेडियाई होता है, ये आयनिक रेडियाई है। कोवेलेंट रेडियाई होता है उसके अंदर आप इस तरह से शेयरिंग करते हो, इन दोनों के दरमियान का जो डिस्टेंस होता है, ठीक है। अब आप इसका बॉन्ड लेंथ कैसे निकालते हो? आप यहाँ से इसका R निकाल लेते हो और यहाँ से इसका R निकाल लेते हो। ये हमें सब कुछ करना नहीं है, सिर्फ समझा रहा हूँ थ्योरी के हिसाब से। और यहाँ से R मिल जाता है, तो दैट इज बॉन्ड, दैट इज एटॉमिक रेडियाई। एटॉमिक रेडियाई के बाद जब ये बॉन्ड बना लेता है तो इस न्यूक्लियस से इस न्यूक्लियस के दरमियान का जो डिस्टेंस होता है दैट इज नोन एज बॉन्ड लेंथ। जैसे कि ये जो था ना, ये इसका बॉन्ड लेंथ था, तो ये इसका बॉन्ड लेंथ होगा। अब इस बॉन्ड लेंथ का शॉर्ट और शॉर्टर या लॉन्गर होना से बॉन्ड एनर्जीज पर फर्क पड़ता है। ठीक है। नंबर 1, नंबर ऑफ बॉन्ड्स। अगर ट्रिपल बॉन्ड होगा तो उसकी बॉन्ड लेंथ शॉर्ट होगी, क्योंकि किसी को आप 3 रस्सियों से बांधो, 2 से और 1 से, तो एक वाले के पास गुंजाइश ज्यादा होती है। तो जब इसका न्यूक्लियस दूर होता है तो बॉन्ड एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ठीक है, टू 1 अपॉन बॉन्ड लेंथ, यानी कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द बॉन्ड लेंथ। बॉन्ड लेंथ जितनी ज्यादा होगी एनर्जी उतनी कम होगी। बड़ी एनर्जी, छोटी एनर्जी पर बॉन्ड लेंथ, अगर आपके पास बॉन्ड लेंथ कम है तो आप उसको तोड़ नहीं सकते हो। ये लकड़ी की मिसाल ले लो, अगर आपके पास एक वुडन स्टिक है लंबा तकरीबन 12 इंच की, तो आप उसको 6 इंच से 2 तोड़ सकते हो, टूट गया। अब मैं आपसे कहूँ उस 6 इंच वाले को 3 से तोड़ो, यानी कि आपने सिंगल बॉन्ड की बात की, आराम से तोड़ लिया। जब मैं उस 6 इंच को 3-3 में कन्वर्ट करने के लिए कहूँ कि अंगूठा रख के उसको पिवट बनाओ और बीच में से तोड़ दो, तो आपको थोड़ी और जान लगानी पड़ेगी। अब आ गया 3 इंच वाला, 12 को आपने 6 में कन्वर्ट किया, 6 को आपने 3 में कन्वर्ट किया। अब मैंने कहा बॉन्ड लेंथ और कम कर दो, 3 इंच वाले को बीच में पिवट बना के अंगूठा रख के 1.5 इंच में तोड़ के बताओ। नियर टू इम्पॉसिबल है, नियर टू इम्पॉसिबल है, ये टूट नहीं सकेगा। ठीक है, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, या तो आपको एक्सटर्नल ऊपर से कुछ रख के तोड़ना पड़ेगा। ये छोटी सी मिसाल से आपको मेरी बात समझ आ गई होगी कि बॉन्ड लेंथ की एग्जांपल क्या होगी। ये इसको आप यूं भी कर सकते हो कि आपके पास एक तस्बीह है, अब अगर आप तस्बीह को पूरा लेंथ पे पकड़ के बीच से खींचोगे तो टूट जाएगा, लेकिन आप उस तस्बीह को फोल्ड दे दो, डबल फोल्ड दे दो और उसकी लेंथ को आधा कर दो, सही है, और मैं कहूँ फिर खींचो, हो सकता है कि फिर भी आप तोड़ दो, लेकिन अब आप एक और फोल्ड दे दो तो तस्बीह की स्ट्रेंथ बढ़ गई। ठीक है, यानी कि उसकी बॉन्ड लेंथ कम हो गई। अब आप उसको तोड़ो, अब अगेन वही हो जाएगा, आपको एक्सट्रीमली हाई फोर्स लगानी पड़ेगी, तब जाके शायद वो टूट जाए। तो बात समझ आ गई होगी। इसको एसोसिएट किया जाता है कार्बन के साथ। एग्जाम में कार्बन का क्वेश्चन आ सकता है कि कार्बन की बॉन्ड लेंथ गिवन होगी। ये मैं पहले भी आपको ये टॉपिक समझा चुका हूँ, तो इसलिए मैं थोड़ा तेज चल रहा हूँ। अच्छा, बॉन्ड एनर्जीज मैंने नहीं बताया था, लेकिन जब आपने कैलकुलेशन की तब मैंने बॉन्ड एनर्जीज बताई थी आपको। तो अब इसके अंदर क्या होगा, आपके पास जैसे हाइड्रोजन का फ्लोरीन, हाइड्रोजन का एक्स के साथ बॉन्ड है। एक्स क्या है? तो सबसे पहले हाइड्रोजन का फ्लोरीन के साथ बॉन्ड, फिर यही हाइड्रोजन क्लोरीन के साथ, फिर यही हाइड्रोजन ब्रोमीन के साथ, फिर यही हाइड्रोजन, ये भी क्या कर रहा हूँ, आयोडीन के साथ। पता ही चल रहा है कि नीचे आते वक्त बॉन्ड लेंथ बढ़ी, हाइड्रोजन तो उतना ही है, लेकिन आयोडीन की फ्लोरीन से आयोडीन तक आते हुए इसका, इस एटम का साइज बढ़ गया। फ्लोराइड आयन
छोटा होता है, आयोडाइडाइन बहुत बड़ा होता है, एस्टेटाइड और बड़ा होगा, हाइड्रोजन एस्टेटाइड। तो आते आते क्या किया आपने, बॉन्ड लेंथ इंक्रीज हुई जिसकी वजह से बॉन्ड एनर्जी डिक्रीज हुई। ठीक है, आपको क्वेश्चन में ना कोई वैल्यू याद करनी है, ठीक है, ना ये याद रखना है कि किसका सिंगल बॉन्ड था किसका डबल बॉन्ड था, आपने बस ये रिलेशन याद रखना है, क्योंकि वो आपको डाटा बुकलेट देंगे, उस डाटा बुकलेट के अंदर वैल्यूज लिखी हुई होगी, आपसे कहा जाएगा कि रिलेट करो, कंपेयर करो, तो आप C1 C2 और C3 तीनों की वैल्यू इसके अगेंस्ट लिख दोगे और बताओगे कि हेंस प्रूव के ऊपर से नीचे आते वक्त इसकी एनर्जी सबसे हाई थी, ये हाई होगी, ये लो होगी। और ना सिर्फ कार्बन, सल्फर के साथ भी हो सकता है, नाइट्रोजन के साथ भी हो सकता है, नाइट्रोजन सिंगल बॉन्ड होता है, डबल बॉन्ड होता है, देन ट्रिपल बॉन्ड होता है, तो सेम ये कहानी उसके साथ भी हो सकती है। अब नाइट्रोजन का जो ट्रिपल बॉन्ड होता है ना, वो 900 किलो जूल एनर्जी लेता है, सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड उसी का होता है। ठीक है, तो ये तो मुझे याद था। अब इसके N2 और N1 कितना लेता है, मतलब डबल बॉन्ड नाइट्रोजन का सिंगल बॉन्ड और नाइट्रोजन का डबल बॉन्ड कितना लेता है ये मुझे नहीं पता, लेकिन नाइट्रोजन का ट्रिपल बॉन्ड 900 किलो जूल, ऑलमोस्ट 1000 किलो जूल ही हो गया ना तकरीबन, बहुत